ओके क्लास, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है 14.1.3 and your topic name is function of kidney. Function of kidney. बेसिकली अगर हम किडनी की बात करें तो बुक के अलावा आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ मेन फंक्शन जो है यूरिन से ज्यादा इसका जो मेन काम है वो ये होता है कि क्या करना जी, फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, अगर हम यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि किडनी फिल्टर करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को। कितनी चीजों को फिल्टर कर रही है जी? फिल्टर कर रही है किस चीज को? मेटाबॉलिक वेस्ट। पहली चीज किसको फिल्टर कर रही है? नंबर 2 एक्स्ट्रा वाटर। नंबर 2 एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। और नंबर 3 पे इनका ये काम होता है कि इन्हें एक्सक्रीट करवाती है। क्या करवाती है जी? समझ आ गई बात? फिल्टर करेगी कितनी चीजों को? 2 चीजों को। एक कौन सी? मेटाबॉलिक वेस्ट, और नंबर 2 और फिर इन्हें एक्सक्रीट करवाएगी किस फॉर्म के अंदर? यूरिन के अंदर। किस फॉर्म में? यूरिन के अंदर। यहां तक समझ आ गया आप सबको? ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? बोले जरा। 3 हिस्सों में। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। क्या चीज है जी? ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। एंड थर्ड वन इज सॉरी, ये तीसरा ये, और दूसरा जो है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक होगा जी। तो अभी तक इंट्रो के अंदर हमने सिर्फ ये चीज डिस्कस की कि इसका मेन काम फिल्टर करना है। किस चीज का जी? फिल्टर करती कितनी चीजों को? मेटाबॉलिक वेस्ट को एंड एक्स्ट्रा वाटर को, ठीक। और फिर अगला काम क्या करती है? उन्हें एक्सक्रीट करती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालती इन द फॉर्म ऑफ। और यूरिन की फॉर्मेशन आगे कितने हिस्सों में डिवाइड है? डिवाइडेड है 3 हिस्सों में। तो सबसे पहला जिसका स्टेप है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, इसे अब हमने डिस्कस करना है। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है बेसिकली तौर पे अगर आप इसे देखें, ये पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वैसे इस लफ्ज से कुछ ज़हन में आता है? क्या चीज ज़हन में आ रही होगी? ब्लड। यहाँ पे देखें जरा, अगर आप सबको याद होगा ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का क्या था? ये बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर क्या चीज पाई जा रही थी? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ, अब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या रखा गया था? ग्लोमेरुलस। क्या नाम रखा गया था? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस था असल में ये था क्या? नेटवर्क था। क्या चीज थी जी? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अगर ये नेटवर्क है एक्चुअली तो फिर इसमें हो क्या रहा था, ये चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। और हाँ जी, यहाँ पे देखें जरा नेक्स्ट क्या हुआ। मेन चीज जो यहाँ पे आपने समझनी है कि इसमें एक खून की नाली है जिसका नाम हमने क्या रखा था? आर्टरी। जिसका नाम आर्टरी था। उस खून की नाली में
क्या चीज आती थी ऑब्वियसली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था। अब यहाँ पर हमने कल दो और तरह की खून की नालियों को डिस्कस किया, अफेरेंट आर्टरियोल्स और एफेरेंट। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये वाली जो है इफेरेंट जो है ये बहुत ज्यादा नैरो है। क्या है जी? बहुत ज्यादा नैरो होने की वजह से इस खून की नाली के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर ऑफ व्हाट? प्रेशर ऑफ व्हाट? ब्लड। प्रेशर ऑफ ब्लड। बात समझ आ रही? अब यहाँ पर इफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर ये खून की वो नालियां हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जब पीछे से खून आता है किडनी के इस पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये समझ लें कि एक जाल लगा होता है। क्या लगा होता है? जाल सा सेटअप हुआ होता है। तो इसमें से जितना वेस्ट होता है वो सारा इधर आ जाता है, सारा वेस्ट इधर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे सारा आएगा तो अब इसे नाम दिया जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या नाम दिया जाएगा? हम फर्ज कर ले, हम कोशिश करते हैं जी हमने उसे ना इस शक्ल में यहाँ पे ले आए। ये वो चीज है जो फिल्टर हो चुकी, क्या हो चुकी है। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। बात समझ आ रही? तो यही हमने पहले स्टेप में डिस्कस करना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किसकी फिल्ट्रेशन होती किस तरह से। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अगर इसकी रीडिंग की तरफ हम देखें, थोड़ा सा आपकी बुक का आसरा लेते हैं। ये जो अमल अभी हुआ फिल्ट्रेशन का, इसे नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम देते हैं? ये जो फिल्ट्रेशन अभी हुई इसे नाम देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी बात आपने याद रखनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आगे अगर आप गौर करें, फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जब यूरिन बन रहा होता है तो उसमें जो सबसे पहला फिजिकल प्रोसेस होता है उसे नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड अदर नेम इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। एफिरेंट लफ्ज यहाँ पे, एफिरेंट आर्टरियोल जो है वो नैरो होती है। क्या होती है जी? यानी ब्रीक होगी। देन एफेरेंट आर्टरियोल, ड्यू टू दिस डिफरेंस, और इसी डिफरेंस की वजह से आपकी बुक पे लिखा हुआ है द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिमेन अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर। और इसी बात की वजह से अगर इफेरेंट साइज में ब्रीक है, इसी बात की वजह से इनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, इनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ठीक हो गया? बात समझ आ रही? द हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस फोर्स वाटर। अब ये जो हाई प्रेशर है तो ये कितनी चीजों को फोर्स करेगा ये आपने यहाँ पे नोट करना है। ठीक है। अब ये जो हाई प्रेशर यहाँ पे चल रहा है तो सबसे पहले किस चीज को फोर्स करेगा जी? फोर्स वाटर। ओके। दूसरी यूरिया, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ए का पता ना अमाइनो एसिड के लिए यूज किया जाता है, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स एंड वेरियस salts like sodium, पोटाशियम, क्लोरीन। अब यहाँ पर आपने कुछ बातों को ज़हन में रखना है कि जब ये हाई प्रेशर इसका पड़ता है तो ये खून में से कितनी चीजें बाहर निकलेंगी? वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। और इसका तकरीबन अबाउट 1/5, तकरीबन 20% जो लिक्विड होगा इसी हिस्से का, ये जो सारा खून पीछे से आ रहा है ना पीछे से, तो उसका तकरीबन 20%, कितना जी? आपकी बुक में लिखा हुआ है 20% फ्लूइड की हम बात करने लगे हैं। 20% of the fluid portion of the blood filter into the Bowman capsule and is called glomerular filtrate। अब ये जो फिल्ट्रेशन हुई है तो यहाँ पर कितने परसेंट ये आई है जी चीज बाय? 20%। कितने परसेंट आई ये चीज? 20% ये चीज सामने है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन and blood cells are too large to pass through the capillary wall, so these structure remain in the blood। अब दो चीजों की एक एक्सेप्शन उन्होंने यहाँ पे बात की है कि एक्सेप्ट नहीं होता कि इजाफी बात या मुतवक्का बात, उसने ये की है कि प्लाज्मा प्रोटीन, क्या जी? और प्लाज्मा प्रोटीन का नाम दिया गया आपकी बुक में एल्ब्यूमिन, एक ये प्रोटीन है, और फिर ब्लड सेल्स, कौन से जी?
ब्लड सेल्स कितनी तरह के होते हैं? आरबीसीज 3 तरह के होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट रेड और प्लेटलेट्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे देखिएगा कहता है ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं खून के अंदर, ये मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे, ये मेम्ब्रेन से पास आउट, जब ये मेम्ब्रेन से गुजरेंगे नहीं तो इसका क्या मतलब है, कहाँ पे रहेंगे? खून की नालियों के अंदर, दे रिमेन इन ब्लड, तो ये कहाँ पे रह जाएंगे जी? ब्लड के अंदर रह जाएंगे। पहला हिस्सा समझ आ गया आप सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो? ओके, अब दूसरे हिस्से को हम डिस्कस करते हैं, दूसरे हिस्से को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरे हिस्से में उसका नाम है जी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहले तो लफ्ज को समझेंगे अच्छी तरह से, लफ्ज की समझ आ गई तो समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरा स्टेप है यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लफ्ज में अगर गौर करो लफ्ज में पहली चीज क्या आ रही है? सिलेक्टिव, मतलब चुननी पड़ेगी चीजें। एक एब्जॉर्प्शन जज़ब करना, और रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होगा? दोबारा जज़ब करना। यहां तक बात समझ आ रही? अब इस कहानी में ये कहानी शुरू कहां से होने वाली? ये कहानी शुरू होगी यहां से, ये जो बूमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट पड़ा था, अब यहां से जब वो चल के नीचे अगली नालियों में जब जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, लूप ऑफ हैनले में जाएगा, या वापस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, तो फिर उस कंसेप्ट को अब आपको समझने में हेल्प आउट होगी। किन बातों से? कि आपने याद रखना है क्या होना है जी? सिलेक्टिव होगी, और फिर क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये बातें दोनों गौर से सुननी है आपने, अच्छी तरह से इन्हें माइंड में बिठा लेना है। तो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसके पास सिर्फ वेस्ट नहीं होते बल्कि वाइटल न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं। ऐसी है ना जी, पानी, ग्लूकोज, और क्या था? यूरिया, कुछ साल्ट, विटामिन्स। अब कुछ चीजें इसमें वेस्ट हैं, हमें समझ आ रही, बट कुछ चीजें उसके पास क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती है, वाइटल होती है, ठीक है। दैट द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, कि उन्हें हमारा जिस्म लूज करने की भी कोशिश नहीं कर सकता, जरूरत नहीं करेगा कि भाई ये चीजें जिस्म से चली जाए, स्पेशली विटामिन्स। क्लियर? ओके। कहता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या है जी? याद रखना है सबने, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल मटेरियल, बाय विच क्या हो रहा है जी? यूजफुल मटेरियल, फालतू नहीं बल्कि यूजफुल मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड, उन्हें क्या किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनियल ट्यूब्यूल, कहां से ट्रांसफर किया जा रहा है जी? बैक इनटू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये बात समझना अच्छी तरह से, पहले इस प्रोसेस की डेफिनेशन को समझेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें कौन सी चीजें यूज हो रही है? यूजफुल मटेरियल। कौन से जी? यूजफुल मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड, यूजफुल मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रेनियल ट्यूब्यूल बैक इनटू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या था? नाम बताएंगे आप में से कोई बच्चा? ग्लोमेरुलस। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का दूसरा नाम क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। यानी वापस ग्लोमेरुलस के अंदर किन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? यूजफुल मटेरियल। और यहाँ पे रीनियल ट्यूब्यूल कौन सी है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी जो ऊपर से नीचे आ रही होती है इस तरह, इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल, और जो ऊपर को जा रही होती है उसे नाम क्या देते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन्हें भी याद कर लें, प्रॉक्सिमल convoluted tubules and similarly distal
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल CT। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यही बात को आपने समझना है कि बेसिकली यहाँ पर जो सारा वो फिल्ट्रेट आ चुका है, यहाँ से चीजों को रीअब्जर्व करके दोबारा ग्लोमेरुलस के अंदर या फिर पेरिटब्यूलर कैपिलरीज में सेंड किया जाएगा। इसे नाम देते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। क्लियर है? सबसे ज्यादा आपकी बुक में ये लिखा है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, लूप ऑफ हेनले से ऊपर वाला पोर्शन, कहता है मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दिस रीजन अबाउट 75% ऑफ वाटर रिटर्न फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द कैपिलरी बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी चीज फिल्टर हो रही है भाई? पानी। क्या चीज फिल्टर हो रही है? वाटर। और वाटर कितने परसेंट फिल्टर हो रहा है? 75%। और 75% फिल्टर होने के बाद, ये बात याद रखनी, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ये रिटर्न बैक जाएगा, वापस जाएगा कहां पर? कैपिलरीज के पास। कहां पे जाएगा जी? कैपिलरीज या फिर ग्लोमेरुलस के पास। और इस जगह पे अमल कौन सा होगा? ओस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस होना है जी? यानी ओस्मोसिस के जरिए ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के पास या ग्लोमेरुलस पोर्शन के पास ये हिस्सा चला जाएगा। बात समझ आ गई? कितने परसेंट पानी गया जी? 75% वाटर विल रिमेन या विल रिटर्न बैक टू पेरिटब्यूलर कैपिलरीज। दैट्स गुड वन। आगे डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड साल्ट। पीछे कितनी चीजें बची हैं जी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स। कितनी चीजें होंगी ये? अब ये जो तीन चीजें हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, आर रिटर्न फ्रॉम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल टू ब्लड। इसी हिस्से से ये वापस किस तरफ जाएंगी जी? ब्लड की तरफ। किसकी तरफ? बट ब्लड की तरफ कैसे चली जाएंगी, है ना? क्वेश्चन तो पैदा हो रहा है ना, कौन सा अमल यहाँ पे यूज होगा? तो ब्लड में यहाँ पर पुत्र प्रोसेस शुरू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा? पता ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके अंदर अब आपको इतनी समझ आ गई होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर 75% वाटर फिल्ट्रेट हो जाएगा, या फिल्टर जो 75% फिल्टर हुआ पानी है वो रिटर्न हो जाएगा कैपिलरीज की तरफ। और प्रोसेस कौन सा यूज होगा? ओस्मोसिस। और बाकी बची तीन चीजें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वापस किसके पास आ जाएंगे? ब्लड के पास आ जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई जी सबको? और समझ आ गई है? एज अ फिल्ट्रेट मूव फर्दर, more water is reabsorbed in descending limb of loop of Henle। अब अगली कहानी से थोड़ा रेज करते हैं, क्योंकि ये आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। यहाँ पे आगे वो ये बात कर रहा है, मैं अब लूप ऑफ हैंडले की सिर्फ बात करूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताए, इसमें डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाता हुआ हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? और आसान कर देते, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, बात समझ आ रही? और यहां से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये असेंडिंग होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। अब लूप ऑफ हैंडले का ये जो ऊपर से नीचे आने वाला हिस्सा है, इसके अंदर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। वाटर क्या होगा? बात समझ आ रही? क्लियर है? यहां तक समझ आ गई? लूप ऑफ हैंडले के अंदर भी पानी जो है, अब असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये पानी इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये जो असेंडिंग पोर्शन है ये इम्परमिएबल है। क्या है? ये लफ्ज याद रखना अच्छी तरह से, आगे काम आएगा। इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है कि इसमें से गुजर ही नहीं सकता पानी, पानी इसमें से जाएगा ही नहीं, बाहर निकल ही नहीं सकेगा सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है? बट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड साल्ट आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। पानी नहीं जा सकता, बट यहां से बाहर क्या चीज आ सकती है? साल्ट आ सकते हैं। और किस प्रोसेस के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एटी के जरिए। किसके जरिए? एक्टिव, यानी इसमें एनर्जी खर्च करके ये हो सकता है। सम वाटर एंड साल्ट आर आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट। अब एक और बात उन्होंने अपनी बुक में लिखी कि कुछ पानी, सम वाटर एंड साल्ट
प्रॉपर नहीं है, वैसे तो ये इम्परमिएबल है। क्या है? इम्परमिएबल है। दूसरा उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो पोर्शन है कुछ हिस्सा इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर ये बोला जा रहा है कि अगर साल्ट को बाहर निकाला जाएगा तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये लाइट बंद होगी। एनीवेज आगे देखिए जरा। अब कलेक्टिंग डक्ट, बस ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट इज फाइनल साइट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट? क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ तो चल रहा होगा ना। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? तो यहाँ पर ना एग्जैक्टली यहाँ पर आकर ना, ये अगर हम सारा वो स्ट्रक्चर बनाए, ये डायग्राम मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आप वो वापस वही डायग्राम देखें ना, शॉर्ट सी, ये वो नाली जिसके अंदर ये सारा कुछ आना होता है, इस नाली को नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बात समझ आ गई? ये सिर्फ रफ सी एक आपको डायग्राम बना दी है। नेक्स्ट अगला जो इसका हिस्सा है उसे हम डिस्कस करते हैं, किडनी फिल्ट्रेशन वाले सारे प्रोसेस में तीसरा जो मरहला है बच्चों, उसका नाम है टब्यूलर सेक्रीशन। क्या नाम है जी? टब्यूलर सेक्रीशन। अब लफ्ज से क्या जाहिर हो रहा है, आप बताइए आप में से कोई बच्चा? टब्यूलर यानी इन ट्यूब्स में से कुछ ना कुछ चीजें सेक्रीट होंगी। शाबाश। थर्ड है टब्यूलर सेक्रीशन। टब्यूलर सेक्रीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? अब इसे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है टब्यूलर सेक्रीशन में। टब्यूलर सेक्रीशन बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन के ऑपोजिट है। रीअब्जॉर्प्शन के अच्छा ऑपोजिट टू रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था भला? 75% क्या हुआ जी? वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और साल्ट्स कहाँ गए थे? ब्लड के अंदर, है ना। फिर असेंडिंग लिम्ब के अंदर पानी क्या हुआ था? वाटर रीअब्जॉर्ब। और जो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, और जो असेंडिंग था उस वो इम्परमिएबल था। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई बात? अच्छा, अब ये सारा उलट होना है टब्यूलर सेक्रीशन के अंदर। टब्यूलर सेक्रीशन देखे, ऑपोजिट टू रीअब्जॉर्प्शन इन दिस प्रोसेस epithelial cells of the distal convoluted tubule take some material from surrounding। यहां पर क्या किया जा रहा था, इस हिस्से के अंदर ये जो नालियां थी ये चीजें दे रही थी। बात समझ आ रही? ये पानी निकाल रही थी, खून के अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड को ऐड कर रही थी, लेकिन इस बार उलट हो रहा है। अब ये चीजें टेक करेगी। क्या करेंगी जी? टेक थिंग्स फ्रॉम सराउंडिंग, यानी ब्लड से कुछ चीजें लेगी। नंबर 2, secrete them into the filtrate। अब उसी चीज को यहाँ पर ये क्या करेंगी? टेक करेंगी। नंबर 2, उसी चीज को क्या करेंगी? उसी फिल्ट्रेट के अंदर क्या कर देंगी? secrete कर देंगी। क्या कर देंगी जी? ये कहानी बड़ी अजीब लग रही, गौर से सुनिएगा। Some material from surrounding blood secreted substance। अब जो secreted substance है, जो ये दूसरे माहौल से यानी खून से ले रहे हैं, उनमें हाइड्रोजन आयन शामिल है, अमोनिया पोटाशियम आयन शामिल है, बहुत से मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स शामिल है, ड्रग के रेजिड्यू शामिल है। थ्रू टब्यूलर सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किडनी प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड। तो कितनी चीजों को ये ले रहे हैं जी वहां से? ये हाइड्रोजन आयन को लेंगे, हाइड्रोजन, फिर पोटाशियम, पोटाशियम आयन को लेंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन जब ये अपने वापस यहाँ पे रिसीव करेंगे ना, तो इनका मेन काम क्या होगा? एसिड बेस बैलेंस करना। आम सादा लफ्जों में पीएच को मेंटेन करना। किसे मेंटेन करना जी? पीएच को मेंटेन करने के लिए इन्हें सराउंडिंग से हाइड्रोजन लेने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? हाइड्रोजन। और ये जब ओवरऑल सारा कुछ हो जाता है, फिर एंड पे ये बात आपने अच्छी तरह सुन लेना है कि एलिमिनेशन होती है यूरिया की, हम यूरिन की, यूरिन खारिज किया जाता है। यूरिन क्या किया जाता है? फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो यहाँ पर एक नाली बनाई थी, अब उस नाली में से क्या होता है? अगली सीन देखिएगा कि
यूरिन फ्लो थ्रू द रीनल पेल्विस, वहां से जाएगा पेल्विस के पास, और पेल्विस के पास कहां पे जाएगा, यूरेटर के पास, और यूरेटर लीड यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी ब्लैडर के अंदर, वो फूलता जाएगा और इंसान को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई उसे यूरिन करने की, यूरिनेट होने की जरूरत है। द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर फोर्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के जरिए उसे बाहर खारिज कर दिया जाएगा। नॉर्मल अडल्ट जो होता है वो एलिमिनेट करता है 1 से 2 लीटर यूरिन पर डे, 1 लीटर से 2 लीटर, अगर वो अच्छा उसकी जो क्या कह लें अपटेक ऑफ वाटर वो ज्यादा है ना, तो ये उसके लिए फायदेमंद है। दिस अमाउंट ऑफ हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। कुछ लोग जो सर्दियों में रह रहे हैं उनमें ये कम हो जाएगी, जो गर्मियों के अंदर रह रहे हैं क्योंकि बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, तो इस वजह से उनके अंदर ये चीज का होना ज्यादा हो जाएगा। द मोर वाटर आर हाइड्रेटिंग फ्लूइड वी कंज्यूम द हायर इज द यूरिन आउटपुट। जितना पानी हम पिएंगे उतना ज्यादा यूरिन पैदा होता जाएगा। डाइट विद हाई साल्ट ट्रिगर वाटर रिटेंशन, अगर आप नमकिया ज्यादा खा रहे हो तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अगर साल्ट ज्यादा इनटेक हो रहे तो यूरिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एंड फिजिकली एक्सरसाइज लीड टू वाटर लॉस, और जो हम कसरत करते हैं तो आपने देखा होगा पसीना आता है और बाकी सारे मवाद की वजह से हमें बहुत ज्यादा पानी का लॉस करना पड़ता है। फिर रेस्पिरेशन या फिर ये परस्पिरेशन है विच जनरली डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, जिनकी वजह से क्या होता है यूरिन का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस टॉपिक को अगर हम जनरलाइज यहाँ पे करें तो हमने तकरीबन इसके 3 हिस्सों को डिस्कस किया। कितने हिस्सों को, अभी हम तीसरे हिस्से के बाद चौथा हिस्सा जो है यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला खून आया कलेक्टिंग डक्ट के पास। कहां पे आया जी, कलेक्टिंग डक्ट ने आगे भेजा पेल्विस के पास। पेल्विस के बाद कहां पे आएगा, यूरेटर के पास। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर के पास, और फिर यूरिथ्रा के पास आ जाएगी, यूरेथ्रा या यूरिथ्रा जो भी आप कह लो, ठीक है। तो इस तरह वो बॉडी से सिक्रीट आउट हो जाए। फिर हमने कुछ बातें और यहाँ पे डिस्कस इंटरेस्टिंग देखी कि अगर हाई अपटेक ऑफ वाटर है तो यूरिन की क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी। बट अगर आप साल्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो यूरिन की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। ये था आप लोगों का ओवरऑल सारा टॉपिक। अगर आप में से भी किसी को कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज।